नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस एडिटोरियल में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 सितंबर को आए मुख्य एडिटोरियल के बारे में। तो आज हम दोस्तों जो मुख्य एडिटोरियल उनमें हम देख रहे थे एक नज़र से कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुस्तकों के बारे में दे रखा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर आपको बुक्स पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो। उसके अलावा मातृभाषा बने पढ़ाई का माध्यम ये जरूरी है, तो इसको आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मातृभाषा बने पढ़ाई का माध्यम। उसके अलावा ये राजनीति, महारानी और रंगबाजी ऊपर चर्चा की गई है, किस प्रकार से बिहार की उसकी पृष्ठभूमि की भी चर्चा की गई है। और अधिकतर उसके एपिसोड के बारे में चर्चा की गई है, रानी भारतीय जो भी इसमें दे रखा है, और उसके बारे में चर्चा की गई है अधिकतर। तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि पढ़ सकते हैं अगर आपको है तो, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है हो जाता है। इन इसमें जो डिटेल दी गई है वो डिटेल का में अधिकतर बातें इस वेब सीरीज से बारे में की गई है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, मंडल कमीशन ज़्यादा बातें नहीं, इसमें जो पढ़ने लायक उसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं। इसको हम समय व्यर्थ करना फालतू की बेईमानी होगी खुद के साथ। उसके अलावा मौसम की चुनौतियों को झेलेगी फसलें, ये जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम आज मुख्य लेके जो हमारा उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक हम सबसे पहले देख लेते हैं किसके पास कितने विमान वाहक युद्धपोत। तो यहाँ पर आपको देख सकता है रूस के पास एक, फ्रांस के पास एक, ब्रिटेन, इटली, चीन और भारत, इन चारों के पास दो दो युद्धपोत है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा युद्धपोत किसी के पास है तो वो है अमेरिका, 11 युद्धपोत। यहाँ पर कल्याण चौबे जो फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, उसको देख सकते हैं आप, इनको पढ़ सकते हैं उनके बारे में अगर जानना है। और पक्षी एकता की ये कोई जरूरी नहीं है। हृदय तत्व की प्रधानता, इसको जरूर पढ़िएगा। और उसके अलावा जो हमारा मुख्य लेख है आज कोई, तो वो है चीन के विरुद्ध एकजुट हो एशियाई देश। तो इसको शुरू करते हैं, हम इसको देखते हैं। इसके अलावा गूगल मैप पे जो देश आए हैं उनके हम जरूर देखेंगे कौन सा देश कहाँ पर है और उसकी किस प्रकार से चीन के साथ सीमाएं लगती है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पर पता चलता है दोस्तों जो कि अमेरिका की जो संसद की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनकी ताइवान यात्रा में जवाब में चीन ने जो ताइवान को घेर कर उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में जिस तरह का आक्रामक सैनिक अभ्यास किया था, उससे चीन ताइवान के रिश्ते का वास्तविक वास्तविक युद्ध की आशंकाओं के स्तर से बहुत आगे की हद तक पहुंच गया है। यानी कि जो सिर्फ वहां पर जो आशंकाएं लग रही थी, उससे जो उनके रिश्ते हैं युद्ध की आशंका उससे भी बहुत आगे पहुंच गए हैं और उनके रिश्ते और भी खराब हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही स्थितियां बनी रही तो युद्ध वहां पर संभव लगता है। उसके अलावा जो चीनी नौसेना है और वायुसेना की कोई मिसाइल गलती से अगर या जानबूझकर भी ताइवान की मुख्य भूमि और नागरिकों पर नहीं गिरी, वरना यह अभ्यास सचमुच के युद्ध में बदल जाता। यानी कि अगर मिसाइल है, आपको यहाँ से अगर मैप पे देखा जाए तो ये चीन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ताइवान और ये जापान। तो अगर चीन जो यहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रहा था अपने यहाँ अपने क्षेत्र में, तो उसने यहाँ से यहाँ तक भी अपनी मिसाइलें दागी, बम दागे यहाँ पर अपने विमान वाहकों द्वारा। यानी कि ताइवान के आसमान से होते हुए भी उसने मिसाइलें दागी है साइड से, इधर से। अगर तो अगर गलती से भी ये मिसाइलें यहाँ गिरने की जगह, और अगर ये मिसाइलें सिर्फ यहाँ गिर जाती तो ये युद्ध अवश्य हो जाता। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण, बहुत ही खतरनाक मिलिट्री डील देखी गई थी एक तरीके से देखा जाए तो। और ताइवान की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका भी चीन के एकीकरण के ऐतिहासिक मिशन पर पुरजोर रहा है, और जो ताइवान के प्रति उसका अडिग प्रतिबद्धता भी है। उसके अलावा कई दशकों से देखें तो चीन की आक्रामकता के निशाने पर बैठे देश ताइवान है, भारत हुआ, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उनकी भूमि और समुद्री इलाकों पर चीन के दावे केवल गीदड़ भभकी नहीं है। यानी कि जो जमीन से लगते हैं वो देश, उन देशों को अपनी जमीन की जो चीनी आक्रामकता है वो अब स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, और जो समुद्री रूप से लगते हैं उनको भी अपने समुद्री मार्गों और समुद्री क्षेत्र में चीन का जो घुसपैठ है उसको समझना चाहिए। और उनके उसके ऐसे इरादे हैं जिन्हें वह एक एक कर वास्तविकता में बदलने पर आमदा है, उनको समझना चाहिए। अगर हम देखें चीन के साथ अधिकांश देशों का कर, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चाइना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये चाइना है यहाँ पर पूरा, फिर यहाँ से होते हुए
ये है चाइना। तो इसको आप देख सकते हैं, ये भारत के साथ लगता है यहाँ पर, और ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन के रूप में भी वह कहता है और ऐसे अपना मानने की कोशिश करता है, जो कि युद्धों में उसके क्षेत्र में भी गया था। जब भारत का युद्ध हुआ था, यहाँ गलवान घाटी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा वह हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का ही एक भाग मानता है और यहाँ पर भी अपनी कोशिशें करता है, और हाल ही में उसने यहाँ के कुछ गांवों का नाम भी बदलने की कोशिश की थी अपने मन मुताबिक, और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। इसके अलावा चीन यहाँ पर भी अपनी कोशिशें कर रहा है अन्य देशों के साथ। जिस प्रकार अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रतीत होगा कि वियतनाम के समुद्री इलाके में या वियतनाम के साथ भी उसकी सीमाएं लगती है, जिसको भी वह यहाँ पर वियतनाम को भी उससे समस्याएं हैं। उसके अलावा फिलीपींस हुआ, फिलीपींस के बाद जो आ जाते हैं देश वो है हमारा मलेशिया। मलेशिया और उसके बाद ये, अगर इन देशों पर उसका चीन अपना प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश करता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी इससे खतरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है और उसका भी यहाँ पर इलाका है, और वह फिर चीनी प्रभुत्वता उसको टक्कर देने के लिए आमदा दिखाई देगी, अगर वह इन देशों पर अपनी प्रभुत्वता या फिर इन देशों के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं या कुछ भी, चीन का यहाँ पर जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इसीलिए इन देशों को जो उसकी भूभाग या यहाँ पर समुद्री सतह पर या उनके समुद्री इलाके में अगर चीन अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है तो इन देशों को उसको सीरियस लेना चाहिए, या और पर इसके खिलाफ जो भी है साथ आकर काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यह है कि जो कुछ लोग जो अमेरिका को है वो भारत और जापान का जो क्वाड है उसको भी एक महत्वपूर्ण मानते हैं, पर जो क्वाड है दोस्तों वो एक बड़ा कदम मान रहे हैं, लेकिन असलियत तो इसकी यह है कि 2007 में जो इसकी शुरू होने के बाद बीते 15 वर्षों में चीन के घोर आक्रामक रूप धारण करने के बावजूद यह संगठन धीरे धीरे और या फिर अपने आधे अधूरे मन से चलने वाला संगठन दिख रहा है, और इसमें देखा जाए तो एक अनौपचारिक विचार समूह के स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए इसको भी, इसके अलावा जो दक्षिण एशियाई देश है उनको मिलकर इसमें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जो दक्षिण चीन सागर है और हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देश है, उनके 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो कि चीन की यह इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जो कि चीन को सैन्य, मतलब चीन की जो आक्रामकता है उसको व्यवहार को सैन्य और आर्थिक स्तर पर अकेले झेलने की क्षमता रखता है। यानी कि जो दक्षिण चीन सागर के देश है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र है, तो उनको यह भी एक बात स्पष्ट है कि वो अकेले इस चीज को झेलने के लिए नहीं इतने मजबूत हैं, या फिर वह उसको अकेले काउंटर नहीं कर सकते हैं, और सैनिक और आर्थिक स्तर पर एक ऐसा साझा मोर्चा बनाने की होगा जो कि चीन को प्रभावशाली टक्कर दे सके, इसलिए यह जरूरी हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर देखी जाए दोस्तों तो पता चलता है कि दूसरी बात कि चीन देशों की जो अमेरिका पर भरोसे रहने की पुरानी मानसिकता है उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यह देश अमेरिका पर बहुत भरोसा रखते हैं कि वह काम आएगा, परंतु इतिहास में देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत सारे युद्धों में अपनी जो है वो दिखाई है कि वो किस प्रकार से जरूरी होने पर पीछे हट जाता है, और युद्ध की हालत में अमेरिका के भरोसे रहना आत्मघाती भी साबित हो सकता है। युद्ध के मोर्चे पर अपनी जो हालत पतली होती देख अमेरिका अपने मित्रों को अकेला छोड़ देता है, और यह हमारे इतिहास से पता चलता है। और 1971 में वह अपने स्थायी मित्र पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हुए भी देखता रहा है। तीसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि इन देशों को चीन की वन चाइना पॉलिसी के हौवे से मुक्त होकर ताइवान को अपने संयुक्त मोर्चे के एक ठोस सदस्य के रूप में स्वीकार करना होगा। यानी कि जो वन चाइना पॉलिसी उसको अब जो भ्रम है या फिर जिसमें भी जी रहे हैं उसको उससे उनको बाहर आना होगा, और ताइवान को भी एक संयुक्त मोर्चे के एक ठोस सदस्य के रूप में स्वीकार करना होगा, और उसको अपने मोर्चे में स्वीकार करना होगा, तभी वह कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर ताइवान पर चीन कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो पूरे दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत से जुड़ा एक भी देश अपनी सार्वभौमिकता बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर चीन के इरादे और मजबूत हो जाएंगे कि ये देश एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दूसरे को डराने के लिए ईंधन भभकियां दे सकते हैं।
और हालत में भारत पर हमला करने का उसका दुस्साहस भी चरम तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि जब हम ये दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, दूसरा फिर हमारी कोई सहायता नहीं करेगा, और इस हालत में उसका जो दुस्साहस है वो चरम पर पहुंचने लगेगा। इसीलिए एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो जो क्वाड जैसे दंतहीन संगठन की नहीं, अब बल्कि एशियाई नाटो, यानी कि जिस प्रकार से नाटो समूह है उसी प्रकार एक एशियाई नाटो जैसे समूह बनना चाहिए, जो सैनिक संगठन की जरूरत है, जो चीनी तानाशाही की रूह को भी कपा सके, ऐसी क्षमता रख सके। और इस जरूरत की पूर्ति के लिए भारत को पहल करने में देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमने देखा मुख्य रूप से किस प्रकार एकजुटता की जरूरत है चीन के खिलाफ। तो यही इस लेख का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, किस प्रकार ये, क्या हमको हमको अन्य देशों के साथ किस प्रकार मिलकर कार्य करना होगा, या फिर अन्य देशों को एक साथ आने की जरूरत है, और किस प्रकार वो चीन को काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लेख खत्म हुआ। उसके अलावा आप अन्य लेखों को पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये हमने चर्चा की मौसम की चुनौतियों को झेले की फसलें, इसको सिर्फ पढ़ना है, और आपको डेफिनेशन वगैरह यहाँ से जो है वो समझनी पड़ेगी इसमें। इसके अलावा यह कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, मातृभाषा पढ़ने पढ़ाई का माध्यम ये आप देख सकते हैं। वैसे हमने चर्चा की थी पिछले कुछ दिनों पहले मातृभाषा के ऊपर हमारे एक लेख में पूरी तरीके से, तो इसको आज आप पढ़ सकते हैं। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा कुछ यहाँ पर राज जिलेवार यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है उनके बारे में चर्चा की गई है, और जो भारत के ऊपर 121 मातृभाषा है भारत में, उनके ऊपर चर्चा 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आज इतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।